हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और जबरदस्त सा लेक्चर, यानी कि एक और नया चैप्टर जिसको हम रिवाइज करने वाले हैं। ये जो हमारी वन शॉट रिवीजन सीरीज है ना, इसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर को रिवाइज करते जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है ना, वो बेहतर से बेहतर से बेहतर होती जा रही है। क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। ठीक है, परफेक्ट भी हो सकता था, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस इंसान को बेटर बनाती है। फिर वो परफेक्ट से भी कुछ ऊपर जा सकता है ना। वैसे तो प्रॉपरली परफेक्ट कोई होता नहीं है, हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन हम मेहनत कर करके, हम प्रैक्टिस कर करके कितना खुद को बेहतर बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना। और ये वाला जो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं दोस्त, आपने अगर ये वन शॉट रिवीजन सीरीज देख ली ना, और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं है, इसमें से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, या कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाएंगे बस। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपको सिर्फ यहां पर भी देख लोगे तो भी हो जाएगा। बस हाँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, ये नहीं है कि सिर्फ देखने से होगा। इसलिए कहता हूं, कॉपी पेन लेकर बैठो, जिससे हल्के हल्के छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो, दो दो तीन तीन पेज के। अगर एक चैप्टर के आप दो तीन पेज के नोट्स बना रहे हो ना, दैट्स इनफ। ये बहुत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, शॉर्ट नोट्स। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब के। वहां पर जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम इस चैप्टर के बारे में। तो देखो, ये वाला जो हमारा चैप्टर है, अगर आप सेलिना बुक फॉलो कर रहे हो तो 6 नंबर चैप्टर है, और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मैं आपको बताऊं कि अगर वेटेज आप देखोगे इस चैप्टर की, बहुत ज्यादा है, लेकिन आसान है। मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, बड़ा है लेकिन आसान है, समझना बहुत आसान है। इसको अगर आप याद करना चाहोगे, देखो याद करना आप बच्चों के लिए आसान है। मेरे को ये लगता है ज्यादातर बच्चे फंसते हैं न्यूमेरिकल्स में, या रिएक्शंस वाले जो आ जाते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें फंस जाते हैं। इसमें आपका, मुझे लगता है ना कि फंसने का जो चांस है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाले चैप्टर में तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन वैसे भी नहीं आने वाले। हाँ, बड़ा है लेकिन याद करना आसान है इसको। तो ये वाला जो चैप्टर है, ये बच्चों को बहुत आसानी से आ जाता है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं जो इसके बाद आता है ना, स्टडी ऑफ गैस लॉस। उसमें चार्ल्स लॉस, बॉयल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें बच्चे फंसते हैं। इस चैप्टर में लेकिन बच्चे नहीं फंस रहे हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इजी। और ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। इस पूरे लेक्चर में आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ आएगा। और थ्योरी तो मैं आपको ना, एक होता है ना, मार्क कर करके याद करवाऊंगा कि ये देखो, ये मैं मार्क कर रहा हूं, इसको याद करो अभी के अभी तुरंत। अगर ये चीज आपने कर ली, अगर इस चैप्टर में आपने याद करने की आदत लगा ली ना, इसनी मतलब पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्लास 9th केमिस्ट्री में अगर आपने याद करने की आदत लगा ली, अगर आपने रिवीजन करने की आदत लगा ली, तो बॉस आपके केमिस्ट्री में, मैं कह रहा हूं, अगर 100 नंबर का पेपर है ना, तो आपके 90 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। 90% तक आप केमिस्ट्री में बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छी है। और रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए ही बेस्ट हमारा जो प्लान है, वन शॉट रिवीजन, ये एकदम असरदार है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है? अपने रिवीजन पे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो देखो, इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता दूं कि देखो, हम पढ़ किसके बारे में रहे? हाइड्रोजन के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, कोई हमसे ये तो क्वेश्चन नहीं करेगा एग्जाम में कि व्हाट इज हाइड्रोजन गैस, है ना। ये तो बात हमें पता है। या हाइड्रोजन के बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए। हमें तो बेसिक सीखने हैं ना। हम बेसिक जब तक नहीं क्लियर करेंगे, तब तक आगे कैसे पहुंचेंगे? कहते हैं ना, मकान बनने से पहले नींव के लिए क्या रखी जाती है? एक ईंट रखी जाती है। क्योंकि जब तक नींव की ईंट नहीं रखी जाएगी, तब तक उस पर इमारत कैसे खड़ी करेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और उस बेस को क्लियर करने के लिए मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा थियोरटिकली। देखो, सबसे पहली चीज है, हाइड्रोजन हमारा एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? H2। अब आप कहोगे कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि हाइड्रोजन गैस? नहीं, नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस सिंबल क्या होगा? H2 होगा, H नहीं होगा। H आप लिखते हो हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर आपको H लिखना है तो वो इसका मतलब होगा हाइड्रोजन एटम। हमेशा याद रखो, एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन रहता है H2 की फॉर्म में। जैसे ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है?
O2 की फॉर्म में रहता है, हमें पता है ना। अगर आप सिर्फ O लिखोगे तो वो एक ऑक्सीजन एटम है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन लिख रहे हो तो वो एक हाइड्रोजन एटम हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं। हाइड्रोजन गैस को हम कैसे दिखाते हैं? H2 से, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एटम है इसका मतलब इसमें। अब इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देख लो। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही हम कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। ठीक है, ये याद कर लो। चाहे एटॉमिक नंबर हो या एटॉमिक मास हो, दोनों क्या लेने हैं? 1 लेने हैं। ठीक है। हाइड्रोजन हमारा लाइटेस्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती है। तो अभी वो पढ़ेंगे हम इसकी पोजीशन के बारे में, रुक जाओ अभी। देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। कौन से ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, और उसके बाद फिर यहाँ पर सीधा कौन सा आता है? 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18। ठीक है। ये देखो 3 से लेके 12 तक तो ये आ जाते हैं ना मेरे। कौन से एलिमेंट होते हैं ये वाले? जल्दी बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ ही लिया होगा। तो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, सबसे लाइटेस्ट है। सबसे लाइटेस्ट है क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या है? 1 सिर्फ। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? हीलियम, जिसका एटॉमिक मास है 4। उसके बाद फिर लिथियम, लिथियम का है लगभग 7। ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो हमें पोजीशन के बारे में पढ़ना है अब। इसके बाद इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज हाइड्रोजन, ठीक है ना। बस हमें इतना पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल आपको पता ही है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं ना। किस तरीके से अरेंज करते हैं ये भी आपको पता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, या फिर ग्रुप के हिसाब से करते हैं, पीरियड के हिसाब से करते हैं। ये सब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, सेकंड ग्रुप कौन सा होता है, ये सब आपको मालूम है। एस ब्लॉक वाले है ना, और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स अलग होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अलग है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स अलग होते हैं। हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। मैंने पहले भी बताया था पीरियोडिक टेबल में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे। और यहां पर भी बात उसी की हो रही है। हाइड्रोजन हमारा किस ब्लॉक में, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, और किस पीरियड में ये हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमें पता ही है, वैसे तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है, लेकिन स्टिल हमारा एक टॉपिक है तो हमें उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो अब हम जाएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री में। पहले क्या हुआ वो देखते हैं। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वी नो दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मतलब क्या है? अरे यहाँ देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बस 1 ही हो जाएगी क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 1 है। अब 1 ही हो गई तो यानी कि फर्स्ट शेल में भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी पहली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बस। तो इसकी वैलेंस शेल भी तो वही हो गई ना। पहली और आखिरी शेल कौन सी है? वही है, सेम है, क्योंकि और तो कोई शेल्स है ही नहीं। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ और सिर्फ एक। Therefore it belongs to the first group and the first period of the periodic table। इसीलिए ये फर्स्ट ग्रुप में और फर्स्ट पीरियड में होता है। तो अब पता चल गया। वैसे तो हमें, मैं कहता हूं कि हर बच्चे बच्चे को पता है कि ये फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में होता है। कोई भी ये देख के बता देगा। ये देखो, ये रहा फर्स्ट ग्रुप और ये रहा फर्स्ट पीरियड। पीरियड ऐसे होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। बताओ, ये तो सबको मालूम है पीरियड के बारे में, पीरियड और ग्रुप के। और हमें पता है स्टार्टिंग में अगर वो आ रहा है, पहला ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में ही होगा। अब नेक्स्ट पढ़ो। व्हेन मेंडलीव प्रेजेंटेड हिज पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन टेबल हैज बीन अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी एंड डिबेट। तो देखो मेंडलीव ने जब प्रेजेंट की ना पीरियोडिक टेबल, ये तो हमें पता है ना मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट की थी। अरे सब पता है, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। तो उसमें देखो बात क्या आई थी। एक हम उसके ड्रॉबैक जब पढ़ते थे, याद करो, आइसोटोप्स के बारे में उसने नहीं बताया था, और हाइड्रोजन की पोजीशन उसने फिक्स नहीं की थी। ये वाले पॉइंट आए थे ना, तो उसी के बारे में अब यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द टेबल हैज बीन अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी एंड डिबेट। उसके बाद हेनरी मूसले आए थे, याद है ना। हेनरी मूसले ने आके क्या किया था? सभी एलिमेंट्स को जो जो गलतियां मेंडलीव ने की थी वो सारी सुधार दी थी। यही किया था ना उसने। और उसने हाइड्रोजन को कहाँ रखा था? सबसे ऊपर रखा था।
This is mainly because some of the properties of hydrogen resembles the properties of group 1 elements while others are similar to those of the ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी ना ग्रुप 1 में तो है ही है, तो ग्रुप 1 से सिमिलरिटी खाती है और ग्रुप 17 से भी खाती है। अब आप कहोगे कैसे? अरे अभी समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। थॉमसन सजेस्टेड अ सेपरेट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, he puts it at the top of the periodic table that does not disturb the symmetry of the modern periodic table। तो हमारे जो थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप से अगर मैच खा रही है तो एक काम करते हैं, इसको एक ऐसी जगह पर रखते हैं कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल में डिस्टर्ब ही ना करे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार ये यहाँ क्यों आ गया, ये यहाँ क्यों आ गया, इसीलिए इसको सबसे ऊपर रख दिया, सबसे ऊपर रख दिया। और ऊपर रखने का फायदा ये हुआ, ग्रुप 1 से तो मैच कर ही रहा है, ग्रुप 1 से तो मैच कर ही रहा है, हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप 1 में क्या होता था, सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे लिथियम है, लिथियम के भी देख लो 2,1, लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सोडियम देख लो 11, 2, 8, 1, तो इसमें भी लास्ट में 1 आ रहा है। तो यानी कि हमें एक चीज तो समझ आ गई कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ग्रुप 1 से तो मैच खाता है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ग्रुप 17 से कैसे मैच होता है, ग्रुप 17 से कैसे मैच हो रहा है? तो रुको अभी बताता हूं, रुको जरा सबर करो। देखो एक चीज बताओ, ग्रुप 17 जो हमारा होता है, चलो कौन सा लूं, क्लोरीन या फ्लोरीन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कौन सा लें? फ्लोरीन लेते हैं चलो। 17 एलिमेंट्स है, 287, ठीक है, 287 ऐसे लिखेंगे। अब वी नो दैट कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और जनरली इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। -1 बोल दो या 1 बोल दो। और हाइड्रोजन की भी तो वैलेंसी 1 होती है कि नहीं होती? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, बताओ जल्दी। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या है, 1 है। तो यहां पर ये वाली सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अब ये सिमिलरिटी से हम ये नहीं कह सकते कि ये हेलोजन हो गया, क्यों? क्योंकि हेलोजन में ये बात सही है कि हेलोजन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन क्या ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हेलोजन की फॉलो करेगा? नहीं, वो ही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो अब सिमिलरिटीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटी देखते हैं एल्कली मेटल से। तो एल्कली मेटल से तो ये सिमिलरिटी रखता है, ये तो जग जाहिर है। बस एक सिमिलरिटी नहीं रखता कि एल्कली मेटल्स वाले सबके सब मेटल्स है और ये नॉन मेटल है, बस ये सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन बाकी तो सारी की सारी सिमिलरिटी ये रखता है, चाहे वैलेंसी हो, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, क्योंकि लास्ट में 1 उसके भी आता है, इसके भी आता है। और आयन फॉर्मेशन भी ये भी H पॉजिटिव बनाता है, और एल्कली मेटल भी कैटायंस बनाते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव। चलो मैं दिखा देता हूं। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है, देखो, अरे हाइड्रोजन का तो पता ही है, सोडियम का ले लो एक एग्जांपल। सब में हमें देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, जस्ट 1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन हमें सब जगह देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी सेम ही चीज है। देखो यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, ऑल एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देयर वैलेंसी शेल, एंड सो ऑल ऑफ देम हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई, सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सबकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आता है वैलेंसी वाला पार्ट। ऑल एल्कली मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन हैव वैलेंसी 1। सबकी वैलेंसी क्या होती है, 1 ही होती है। ये तो हमें सबको पता है यार, ग्रुप 1 में जो भी आ रहा है उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ग्रुप 2 में जो भी आ रहा है उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। बस ये तो सबको पता है। नेक्स्ट आता है आयन फॉर्मेशन। ईच ऑफ देम कैन फॉर्म कैटायन। कैटायन बनाना मतलब देखो, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और क्या बनाता है, Na पॉजिटिव कैटायन बनाता है। पोटेशियम भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और क्या बनाता है, K पॉजिटिव बनाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्या बना लेगा, H पॉजिटिव। तो सबके सब क्या बना रहे हैं, कैटायन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैटायन। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। तो देखा आपने एल्कली मेटल से कितनी ज्यादा सिमिलरिटी रखता है। एक और सिमिलरिटी है रिड्यूसिंग पावर की। अब
ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको सीरियसली थोड़ा सा बता दूं, अगर इसकी बात बताऊं रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। तो देखो, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है जो दूसरे वाले को रिड्यूस कर दे, दूसरे वाले को रिड्यूस कर दे, यानी कि अपने साथ ही जिस एलिमेंट से ये मिलेगा उसको ये रिड्यूस कर देगा। जैसे यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड है, रिड्यूस करने का मतलब ये होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। या मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ यार, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लास्ट में क्यों रखें, इसको पहले ही करवाते हैं। हाँ, ये आता है हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा देता हूँ, क्योंकि इस वाले टॉपिक को समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना होगा। तो पहले आते हैं ऑक्सीडेशन पे, फिर रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक रिडक्शन भी नहीं क्लियर होगा। ठीक है, छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, समझ लो इसको। तो देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने केमिकल रिएक्शन एंड, आपका कौन सा चैप्टर था, हाँ केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा, है ना। उसमें आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा सा पढ़ा होगा। मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो एडिशन किसका होगा, ऑक्सीजन का, और इसका उल्टा होगा हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद करके चलो। एक और चीज आती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर देखो 2 Mg+O2, अब ये क्या बन गया, MgO बन गया। अब मैग्नीशियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो H2S+O2, यहां पर बना 2S+H2O। अब यहां पर देखो सल्फर में, सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड था, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये अलग हो गया सल्फर की फॉर्म में, यानी यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, यहां से हाइड्रोजन अलग हो गया सल्फर से, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। सिंपल यार, और क्या है ये, बताओ जल्दी। अरे दिक्कत हो रहा है क्या, बताओ जल्दी, समझ आ रहा है कि नहीं। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें अगर चेंज हो रहा है और चेंज पॉजिटिव हो रहा है तो उसको भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो। खैर वो डीप में चला जाएगा, मैं आपको एक ये वाले का भी दे देता हूँ एग्जांपल। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही तो ये Na पॉजिटिव बनेगा। इलेक्ट्रॉन को इस साइड लिख दो, है ना। कैल्शियम है, ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तब जाके Ca2 पॉजिटिव बनेगा, यानी कैटाइन बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का उल्टा, रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन समझ लिया, रिडक्शन को उल्टा कर दो। वहां पर हम कर देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसका उल्टा कर दो, यहाँ होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना। अब देखो ये वाला एक एग्जांपल लो, C2H4+H2 गिव्स C2H6। क्या मिला हमें, C2H6 मिला। तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज है समझने के लिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐड हुआ, ऐड हुआ, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है, रिडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा ये HgO, मरकरी होता है ना Hg। ठीक है, जैसे इसको हीट किया ये क्या बन गया, मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहां से देखो मरकरी और ऑक्सीजन बॉन्डेड थे, तो जब ये अलग हुए इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, कॉपर बन गया। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इसकी 0 रहेगी, क्योंकि फ्री स्टेट में है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हुआ, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते थे ऑक्सीडेशन।
और यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब यहाँ पर बच्चा ना फंस जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है। समझ क्यों नहीं आता है, वो समझना नहीं चाहता। अब मैं आपको एक टॉपिक और समझाऊंगा छोटा सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है ना। पहले तो आप देखो, जो भी रिड्यूस होता है वो क्या होता है, जो खुद रिड्यूस, जैसे ये वाला मेरे हाथ में पेन है, एक दूसरा कुछ देखता हूँ, कोई पेन या फिर मिलेगा, हाँ ये रहा, ये रहा। ठीक है। सपोज करो ये छोटा वाला पेन मेरा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, दो रिएक्टेंट है, ये रिड्यूस हो रहा है, सेकेंड रिएक्टेंट जो है मेरा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हो क्या रहा होगा, जो रिड्यूस हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये इसको रिड्यूस कर रहा है, और ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये इसको रिड्यूस कर रहा होगा। मतलब उल्टा है, उल्टा पुल्टा है सब कुछ। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जैसे यहां पर ही आप देखो, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूं, विच विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, लेड सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फाइड प्लस पीबी। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर जो जिंक था उसने लेड को क्या किया, अलग कर दिया और ZnSO4 बना दिया। क्या बना दिया, ZnSO4 बना दिया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखनी होगी, क्या देखनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होगी। तो देखो सल्फेट की होती है -2, लेड की होती है +2। ठीक है, और जिंक वैसे तो यहाँ पर तो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी आयन फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब इसके साथ जुड़ेगा तो इसकी -2 से इसका हो जाएगा +2। तो हम जिंक से ही देखते हैं। जिंक का देखो यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर हो गया आके +2। तो जिंक के केस में ये जीरो से गया है +2 में, तो यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में तो जीरो पे था, रिएक्टेंट साइड में जीरो पे था, Zn की तरह ही था, सॉलिड फॉर्म में ही था। ठीक है। और बाद में चेंज हो गया आयनाइज फॉर्म में, क्योंकि जिंक सल्फेट बना। तो ये जब टूटेगा ना जिंक सल्फेट, तो देखो ये ऐसे टूटेगा, Zn+2 SO4-2। ठीक है। तो यहां पर देखो ये चेंज हुआ +2 में, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। दूसरा केस देखो, लेड के केस में देखो, लेड यहां पर आके हो गया जीरो और यहां पर था +2। ठीक है, क्योंकि ये टूटता है ऐसे ही, Pb+2, और सल्फेट ऐसी SO4-2। तो देखो लेड के केस में क्या हो रहा है, ये Pb+2 से जा रहा है, Pb सॉलिड, यानी जीरो के केस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होंगे तभी तो ये लेड जीरो पे आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। अब देखो ये खुद तो क्या हुआ, Zn खुद तो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, जीरो से +2 पे गया, ऑक्सीडाइज हुआ। अब ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। और देख लो ये रिड्यूस भी हुआ है, लेड रिड्यूस हुआ है ना, लेड का तो रिडक्शन हुआ है। अब देखो Zn ने इसको क्या कर दिया, Zn ने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और वहीं अगर मैं लेड के लिए देखूं, लेड ने क्या किया है, लेड खुद तो रिड्यूस हुआ है और इसको ऑक्सीडाइज किया है, तो दोनों ही चीज मैं कह सकता हूं। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा, रुको पेन चेंज कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा समझाने में। हाँ, ब्लू करते हैं। ये क्या हो जाएगा, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक बार इसको देखो, क्योंकि ये वाली चीज समझनी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक यही टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वैसे तो आपको आता है, लेकिन स्टिल। ठीक है, समझ आ रहा है।
अब हम अपने वही टॉपिक पर वापस चलते हैं, वहीं जहां पर हम थे, जहां हम छोड़े थे। ठीक है। अब आप समझ जाओगे कि रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसका मतलब क्या है। रिड्यूसिंग पावर मतलब कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब तो अब आप समझ पाओगे। तो देखो, बोथ द एल्कलाई मेटल एंड हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो एल्कलाई है और हाइड्रोजन है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब ये वाली बात में कितनी सच्चाई है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि इलेक्ट्रॉन देता है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है, वो वाली बात हम अभी आगे करेंगे। पर अभी हम इसका एल्कलाई नेचर दिखा रहे हैं। जैसे कि सोडियम है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, हाइड्रोजन क्या करेगा, H पॉजिटिव बनाएगा इस तरफ इलेक्ट्रॉन, और सोडियम भी क्या करेगा, Na पॉजिटिव, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। उस तरफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है। ठीक है। अब देखो, दोनों ही क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हो या सोडियम हो या लिथियम पोटेशियम कोई भी ले लो, सबके सब क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं। कैटायन बनाना यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्योंकि मेटल्स, एल्कलाई मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर दिखा भी दिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन जीरो था, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जाके +1 पे हो गया। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर +2 था, यहाँ पर 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता चल रहा है, देखो हाइड्रोजन 0 से +1 पे गया, ऑक्सीडाइज हुआ, और ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसने रिड्यूस भी कर दिया, देखो कॉपर को, +2 से कॉपर गया 0 पे, तो +2 से कॉपर 0 पे गया, इसका मतलब उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो गया, तो इसका मतलब वो किसने करा है, हाइड्रोजन ने करा है। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट तो है, ये बात तो समझ आ गई। ऐसे यहाँ पर देखो, Na यानी सोडियम लेते हैं, सोडियम भी यही काम कर रहा है। यहाँ 0 पे था, और यहाँ +1 हो गया, यहाँ 0, यहाँ +2 पे था। तो देखो यहाँ पर सोडियम ने भी सेम काम किया है, +2 से 0 पे चला गया कॉपर, यानी रिड्यूस हो गया। यानी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, ठीक है ना। तो सोडियम ने क्या किया, इसको रिड्यूस किया, तो यानी कि सोडियम भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दोनों ही क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बर्निंग बिहेवियर। बर्निंग का मतलब आप समझते ही हो, बर्निंग का मतलब होता है जलना। जैसे कि आपको कैसे बताऊं, बिल्कुल वैसा भी मत समझो बर्निंग मतलब सीधे सीधे आग लग गई, कि बर्निंग वुड, ऐसा भी मत समझो। लेकिन सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, कोई भी अगर मैं बताऊं कि कोई भी एलिमेंट है, उसके लिए बर्निंग बिहेवियर अगर हमें चेक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका रिएक्शन किसके साथ होनी चाहिए, हाइड्रोजन की जैसे मैं करवाऊंगा रिएक्शन, तो किसके साथ कराऊंगा, ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तभी तो हम वो चीज देख पाएंगे ना। जैसे आप कंबशन रिएक्शन पढ़ते थे कार्बन के लिए, C+O2 गिव CO2, या फिर CH4+O2 गिव CO2+H2O। तो वहां पर होता क्या था, जनरली हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती थी, और हीट मिलती थी, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलते थे, है ना, वाटर भी मिलता था। तो याद आ गया आपको, कंबशन से आप याद कर सकते हो इस चीज को। तो होता क्या है, देखो हाइड्रोजन क्या है ना, ऑक्सीजन के साथ बन होके क्या बनाता है, एक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर वाटर। और ये चीज हमें पता है, क्योंकि हम कंबशन भी पढ़ के आए, वहां दो प्रोडक्ट फिक्स होते थे, CO2 और H2O, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है हमारी। तो हाइड्रोजन के साथ भी यही केस होता है, और ये हमें एक पॉप साउंड देता है, पॉप अप साउंड, है ना, हल्का सा ऐसे, ऐसा साउंड देता है, ठीक है। लिथियम भी हमारी जो है ऑक्साइड बनाती है, सोडियम भी पेरोक्साइड बनाता है। तो ये सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, तो यानी कि बर्निंग बिहेवियर सबके सब शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड वाटर, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पॉप अप साउंड ऐसे। आई होप माइक में ऐसा नहीं रहा होगा साउंड, लेकिन पॉप अप साउंड होता है बिल्कुल। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड। अब एक्शन ऑफ एयर देखो, एक्शन ऑफ एयर मतलब हवा का इस पे क्या असर होगा।
वैसे आपको पता है कि एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टिव होते हैं, और वो एयर से बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं। ये तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखते हैं ना, कि जो हमारे एल्कलाई मेटल्स है वो सबसे ऊपर आते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जैसे ही उसको एक्सपोज कर देते हैं एयर से, तो क्या करते हैं, वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और सोडियम के केस में तो ये भी कहा जाता है कि इसको केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत जल्दी एयर से एक्सपोज होती है, एयर से रिएक्ट कर लेता है। ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है। अब आप देख लो, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हाईली रिएक्टिव है, तो एयर से क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। अब पढ़ो, एल्कलाई मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे गेट रैपिडली टर्निश्ड व्हेन exposed to air. This is due to the formation of oxides and hydroxide and finally carbonates on their surface. ठीक है, समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अब हाइड्रोजन और हेलोजन में क्या सिमिलैरिटीज है? अभी तक हमने पढ़ी थी एल्कलाई मेटल्स और हाइड्रोजन में क्या सिमिलैरिटीज है, और वो तो हमें समझ भी आ रहा था कि हाइड्रोजन और एल्कलाई में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अब वही सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए? अब हम पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यानी हेलोजन के केस में, कि इसमें क्या हमारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो देखो, मैं आपको क्लियर बता दूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में एक बात तो फिक्स है कि सभी के सभी क्या करते हैं, एक ही वैलेंसी दिखाते हैं, वन वैलेंसी। ठीक है, और सभी क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन के केस में हमने कैटायन वाला देखा था, क्या वो माइनस चार्ज पे भी रह सकता है? रह सकता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि हाइड्रोजन डुअल नेचर दिखा सकता है। तो इस चीजों को हमें बहुत ही डीप में आप समझना होगा। अब जो आपका पार्ट समझ हो रहा है ना, अब जो आपका पार्ट स्टार्ट होगा वो डीप में समझने वाला पार्ट स्टार्ट होगा। जैसे पहला मैं लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो हाइड्रोजन हो या हेलोजन हो, इनके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, किससे? इनकी भी, इनके जो भी नियरेस्ट इनर्ट गैस होगी उससे। जैसे हाइड्रोजन का वन है, यानी कि हीलियम टू पे रहेगा। अब आप कहोगे कि हीलियम से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसके नियरेस्ट गैस, इनर्ट गैस कौन सी थी, हीलियम। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, देखो ये वाली होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। ठीक है, ये सब याद कर लो। ठीक है, ये सब याद कर लो। जैसे कि इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54। ठीक है, बस आप क्रिप्टन तक भी याद कर लो तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्रिप्टन तक कर लो बहुत है। आर्गन तक भी कर लोगे, देखो आपके में तो आर्गन तक भी चल जाएगा, क्योंकि आप क्लास 9th में हो। जैसे हाइड्रोजन का वन होता है एलिमेंट, वो क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, तो इसके नियरेस्ट है हीलियम। ठीक है, 2। क्लोरीन का होता है 9, क्या होता है, 9। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नियोन 28, यानी नियोन 10 होता है ना वहां पर, देखो। ऐसी क्लोरीन का होता है 17, इसके पास में कौन होगा, आर्गन होगा। इसके पास में आर्गन होगा, ब्रोमीन के पास में क्रिप्टन होगा। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हीलियम से एक कम। क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नियोन से एक कम। क्लोरीन के पास 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इससे एक कम। तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है ना, बताओ जल्दी, समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका वैलेंसी। वैलेंसी दोनों की क्या है, वन है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, हेलोजन में भी यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये देगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ट्रांसफर कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब यहाँ पर लास्ट में 8 आना चाहिए, तो उसके लिए इसको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा। सेम फ्लोरीन के केस में भी देख लो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 8 बना लेगा। हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को 0 भी कर सकता है। तो वैलेंसी इसकी भी 1 रहेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, वही वैलेंसी है ना। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। बोथ शो आर टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन सिंस दे आर 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों के दोनों हमारी कौन सी टेंडेंसी रखते हैं, एनायन बनाने की। क्यों रखते हैं एनायन बनाने की? क्योंकि यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा शॉर्ट होता है नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे कि क्लोरीन है, देखो 17, ठीक है, 287।
अब इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वजह से यहां भी लिखी है कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब ये क्या बनाएगा, निगेटिव चार्ज रखेगा, Cl निगेटिव। ये देखो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी निगेटिव चार्ज रखेगा, F-1 बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, माइनस चार्ज आ रहा है, यानी कि माइनस वाले कौन से होते हैं, एनायंस होते हैं। पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं, ये हमें पता ही है। तो ये सभी क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एनायंस बनाने की। ठीक है। तो हाइड्रोजन भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो वो हाइड्रोजन-1 दिखा सकता है। ऑब्वियसली वो ज्यादातर हाइड्रोजन+1 ही दिखाता है, ये हमें पता है। लेकिन कहीं कहीं केस में वो हाइड्रोजन-1 भी दिखा देता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोलूं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूं, एक टर्म आप पढ़ोगे क्लास 11th में, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे या अभी भी आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में अगर आया होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है लव फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींच सके, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब देखो कोई कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हम कैसे पता करते हैं, पीरियड के अलोंग और ग्रुप के अलोंग देख सकते हैं। जैसे पीरियड के अलोंग में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली बढ़ती है, ठीक है, और नीचे आने पर कम होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर मैं बात करूं तो वो होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, FON, ऐसे याद रखो। इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हो। जैसे फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो पीरियड के अलोंग बढ़ रही है ना, क्योंकि देखो नाइट्रोजन कौन से पीरियड में, 15 में, ऑक्सीजन 16 में, फ्लोरीन 17 में। तो ऐसे पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है, हमें समझ भी आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया समझाने वाला पार्ट। बोथ हेलोजन एंड हाइड्रोजन आर नॉन मेटल्स, दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ। नॉन मेटल है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दिखाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दिखाएंगे। ये कुछ नहीं है, ऐसी है। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। अब देखो, हेलोजेंस की जो फिजिकल स्टेट होती है ना, वो क्या होती है, कई सारों की तो हमें गैस की फॉर्म में ही देखने को मिलती है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये हमें गैस की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्लोरीन यानी Cl2। और हाइड्रोजन भी तो गैस है, H2। मैंने बताया ना एलिमेंटल फॉर्म में H2 की फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन गैस, है ना, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखो, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, मतलब कितने एटम्स है। एटॉमिसिटी जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। मैं बात करूं क्या कहते हैं, हीलियम हो गया या फिर नियोन हो गया, इन सब की एटॉमिसिटी कितनी है, हीलियम नियोन आर्गन की, 1, क्योंकि ये इनकी जो एलिमेंटल फॉर्म है वो यही रहती है। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक ही एटम प्रेजेंट है तो 1। ऑक्सीजन में 2 एटम प्रेजेंट है तो 2। और ऐसी अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, वो P4 में रहता है, इसकी एटॉमिसिटी होती है 4। मैं बात करूं सल्फर की, ये होता है रोम्बिक स्ट्रक्चर होती है, S8 की फॉर्म में रहता है, इसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। ठीक है। तो ये होती है हमारी एटॉमिसिटी। तो यहां पर देखो आप, हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सब किस फॉर्म में है, ये सब किस फॉर्म में है, H2F2Cl2Br2I2 इस फॉर्म में है। अब इन सभी की एटॉमिसिटी क्या है, 2। इन सभी की एटॉमिसिटी क्या है, 2। मतलब ये सभी क्या है, डाई एटॉमिक है, मतलब ये सभी क्या है, डाई एटॉमिक है। तो यानी कि हमें इससे एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई है, क्या क्लियर हो गई है, कि एटॉमिसिटी इन सब की सेम है। तो ये भी एक सिमिलरिटी हमें देखने को मिल गई। ठीक है, बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं। थोड़ा ब्रेक लेते हैं 1 आध मिनट का, थक गया हूं मैं बोल बोल के भी।
चलो आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम एल्कली मेटल्स। और सेकंड में पूछा है हैलोजन से। तो पहले हम बात करेंगे एल्कली मेटल की। एल्कली मेटल के केस में कैसे अलग है। तो देखो, एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबके सब क्या होते हैं मेटल्स, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया। सबसे पहला पॉइंट तो आ गया मेटेलिक कैरेक्टर। क्या आ गया, मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर में हम ऐसे देखेंगे, देखो हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल या हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, बट ऑल एल्कली मेटल एक्सेप्ट, ऐसे भी लिख सकते थे ऑल एल्कली मेटल्स आर मेटल्स बट, या एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल अदर एंड शो मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। दो पॉइंट से भी आप कर सकते हो, दो पॉइंट कोई से भी बता दो। एक हमारा आ जाता है क्या, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का केस जो है ना, वो दोनों में लगेगा, हैलोजन में भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लग जाएगा, देखो। क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा, वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड, अ न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड बनाता है न्यूट्रल ऑक्साइड में भी, H2O। क्या क्या बनाता है, H2O। जबकि वाइल अदर एल्कली मेटल सोर्स या फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्ट हेलोजन से। हेलोजन से, तो इसके केस में भी आप ऑक्साइड्स ले लो। रिएक्टिविटी भी आ सकता है वैसे कि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कम होता है, लेकिन ठीक है मैं इसी से करता हूँ। ये कौन सी एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, याद रखो। जो, क्योंकि हमें पता है ना, जो नॉन मेटल है वो कौन सी ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, और जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड। तो इसीलिए देखो ये सब बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या बनाता है, वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, H2O। ये तो हमें पता ही है। तो ये सब हमें कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप एक एक डिफरेंस या दो दो डिफरेंस बता सकते हो। हेलोजन के केस में एक और चीज आप ऐड कर सकते थे, यहाँ जगह नहीं बची पर मैं बताता हूँ, रिएक्टिविटी। कि हेलोजन्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब ये वो वाली रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, वैसे क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्डेड होता है, ऑब्वियस सी बात है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हाई होता है, आपको पता ही होगा जनरली। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिस्कवरी। मतलब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, हाइड्रोजन की कैसे इसको डिस्कवर किया गया, कहते हैं ना कैसे ये दुनिया में आया, कैसे हाइड्रोजन का नाम हुआ, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है।
ये क्रेडिट वैसे जाता है हेनरी कैवेंडिश को। उन्होंने जो बताया रॉबर्ट बॉयल को कि हाइड्रोजन गैस के बारे में बहुत सारी चीजें बातें हुई, लेकिन मैं इससे भी बड़ा जो एक तरीके से कह सकते हैं ना, मतलब एक श्रेय देना चाहूंगा, वो देना चाहूंगा लेवोइजर को, क्योंकि लेवोइजर ने उस टाइम पे बताया बहुत साल पहले कि जो हाइड्रोजन है हमारा, इसको नाम मतलब हाइड्रोजन लेवोइजर ने ही दिया था इसकी प्रॉपर्टीज को देख के, क्योंकि पहले जो है ना इसको कहा गया था कि ये कंबशन नेचर रखता है, तो ये जो है एयर के साथ में बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल है ना, तो ये क्या करेगा, एकदम से एयर के साथ रिएक्ट कर लेता था, तो इसको कंबशन नेचर की वजह से और ये सारी चीजें देखते हुए लेवोइजर ने नाम दिया था हाइड्रोजन। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लो, ये कुछ आने वाला तो है नहीं। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन गोज टू हेनरी कैवेंडिश 1766, ऑल्दो रॉबर्ट बॉयल, हालांकि रॉबर्ट बॉयल ने प्रिपेयर्ड किया था गैस को 1672 में, बट मेन डिस्कवरी किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने। ही कॉल्ड इट इनफ्लेमेबल एयर बिकॉज ऑफ इट्स कंबशन नेचर, और उसके बाद आया लेवोइजर, लेवोइजर ने इसको हाइड्रोजन नेम दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अकरेंस के बारे में, मतलब ये हमें कैसा दिखता है, कैसे प्राप्त होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। अकरेंस मतलब यही होता है ना, उसको प्राप्त करना। इसके बाद हम फिर प्रिपरेशन वाला पार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा बोरिंग पार्ट बच्चों को लगता है, लेकिन याद करना तो इजी है। हमारे लिए तो वही सबसे बढ़िया चीज है ना, कि जो इजीली याद हो जाए वो अपने लिए बेस्ट है, वो तो बेस्ट है ही, है ना, सबके लिए बेस्ट है, मेरे लिए क्या। चलो अकरेंस वाला पार्ट देखो, तो सबसे पहले आता है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब आप समझते हो, कम देखो, दो दो स्टेट में हमें मिलता है, एक तो फ्री स्टेट में मिलता है और एक कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जिसको बिल्कुल नहीं आइडिया, मैं उसको भी बता रहा हूँ, वैसे बच्चे बच्चे को पता है फ्री स्टेट क्या होती है, कंबाइंड स्टेट क्या होती है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को ना पता हो, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा सबको, कंबाइंड स्टेट के बारे में भी बताऊंगा, फ्री स्टेट के बारे में भी बताऊंगा। देखो कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है किसी कंपाउंड के थ्रू ये मिल रहा है, और फ्री स्टेट ये डायरेक्टली मिल रहा है, मतलब, और फ्री स्टेट कभी भी मिलेगा तो ये हमें अर्थ पे ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, और कहीं हम आसमान से थोड़ी ना उठा के लेकर आएंगे, या फिर हम किसी और दूसरे प्लेनेट से तो इसको लेकर नहीं आ रहे हैं। तो फ्री स्टेट में देखो कुछ सोर्सेस है जहां से हमें मिलता है, जैसे मेन है अर्थ, उसके बाद है सन, सन से भी हमें मिलता है, जैसे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है ना सन का कलर क्या होता है, व्हाइट या येलो? बहुत बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। अरे यार, वाइट होता है वैसे, सन का कलर वाइट होता है ना। और सन भी एक तरीके का क्या है, चलो छोड़ो, मैं उसमें नहीं जा रहा, सोलर सिस्टम में नहीं जा रहा, लेकिन आपको सीरियसली मैं आपको बता दूं, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, या जो हमारा अर्थ क्रस्ट है ना, उसमें बहुत ही कम मात्रा में ये हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन मिलती तो है। तो वहां से हमें फ्री स्टेट में मिल रहा है, सन के थ्रू ये हमें मिल रहा है। अब कंबाइंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो देखो जितने भी हमारे एनिमल्स है ना, जो हमारे जानवर हैं, उनके जो टिश्यूज हैं, यानी ऊतक, उनके जो ऊतक है, उसके ऊतक जो बने हुए होते हैं ना, वो भी हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि जनरली मैं बात करूं तो हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है ना, जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बनते हैं, तो वो वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे ही मिलके बने हुए हैं, और ज्यादातर अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं। तो आप समझ रहे हो कि हाइड्रोजन कार्बन का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। पता ना, मीथेन गैस की मैं बात कर लूं, CH4, उसमें भी तो हाइड्रोजन मिल रहा है, या कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो, एल्कोहल बोल दो, मीथेनॉल CH3OH, एल्डिहाइड बोल दो CHO, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो COOH, सब में हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन फिक्स होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब ही यही है, चाहे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। तो कंबाइंड स्टेट में तो बहुत ही ज्यादा हमें मिलता है, ये आप मान के चलो। वाटर में है यार H2O, खत्म, ये तो ऑर्गेनिक भी नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सब में ही देखने को मिल रहा है। अब एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फ्री स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन इज फाउंड इन traces in the earth's crust and atmosphere, volcanic gases, the earth's crust, the earth's atmosphere 0.01%, and the atmosphere of the sun and the stars also contains hydrogen in large amount। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना सन का या स्टार्स का, उसमें भी हमें हाइड्रोजन गैस बहुत ही लार्ज अमाउंट में देखने को मिलती है। जो वॉल्केनिक गैसेस है उसमें भी हमें देखने को मिलती है, अर्थ क्रस्ट से हमें मिल रहा है। लेकिन मेन चीज ये नहीं है, मेन पार्ट ये वाला है, यहां पर नोटिस करो आप, कंबाइंड स्टेट में
तो देखो जो हमारे प्लांट है या एनिमल के जो टिश्यूज है, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उसमें भी हमें थोड़ा सा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर देखने को मिलता है, तो वहां से हमें मिल जाता है। हाइड्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड्स, एल्कलाइज, हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोटीन्स। In addition to these, sugar, starch, petroleum products, proteins, carbohydrates and also fats contain hydrogen। यानी हमारे अंदर जो प्रोटीन है या स्टार्च है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें भी तो हमें हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। जैसे शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, चीनी का शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। बताओ जल्दी, होता है कि नहीं होता? अब बताओ इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। ग्लूकोज में भी होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। और हमें पता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है ना? तो हमारी बॉडी में इसका मतलब हाइड्रोजन है, बिल्कुल है ना? वाटर, हमारी बॉडी में वाटर है। और उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। उसमें भी तो हाइड्रोजन है। जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं? इन वाटर इट इज 11.1% बाय वेट। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं 11.1% है? देखो इसके पीछे रीजन है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या रेशियो होता है? वी नो दैट 1:8 होता है। तो यहाँ पर परसेंटेज आप निकाल सकते हो, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1/8 ऐसे कर लो। या फिर टोटल कितना हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट? 1 + 8 = 9। तो हाइड्रोजन का क्या आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट? 1/9। तो 1/9 है, यानी कि कितना हो गया ये? 0.11। और परसेंटेज में देखूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा? 11% आ जाएगा। वही उतना ही बोला, 11.1%। उतना ही बोला है ना, 11.1%। अब इससे ज्यादा तो नहीं बोला ना? ठीक है, समझ आ रही है आप सबको? जल्दी से ये वाली चीजें देख के बताओ ये क्लियर है कि नहीं। जब तक ये क्लियर नहीं है आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलने ही वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल सकता हूं। अब हाइड्रोजन तो हमने बहुत पढ़ लिया, हाइड्रोजन के बारे में वो कहां से मिलता है ये भी पढ़ लिया। अब प्रिपरेशन अगर मुझे करनी हो हाइड्रोजन की तो वो कैसे करेंगे? आओ जल्दी बताता हूं। तो देखो, सिंस वाटर, एसिड्स एंड एल्कलाइज कंटेन्स हाइड्रोजन, they form the cheapest raw material for preparation and manufacture of hydrogen। मतलब सस्ते में अगर मुझे मैन्युफैक्चर करना है ना हाइड्रोजन को, तो उसके लिए कुछ मटेरियल प्रिपरेशन ये सब चीजें हमें देखनी होगी। ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है, वाटर से भी, वाटर का भी एक रोल आता है, एसिड्स का भी रोल आएगा। मैं दिखाऊंगा आपको, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी आएंगी। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से देखो। अब देखो, हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड मेटल्स। अब मुझे हाइड्रोजन कहां से लेना है? एक ठंडे पानी और मेटल से लेना है। अब आप कहोगे सर ये कैसे करेंगे? अरे मैं बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको रिएक्टिविटी भी पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, जैसे रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन। देयर रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। अब देखो, एक चीज मुझे समझानी होगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज समझा देता हूँ एक बार। तो देखो, इसको याद करने के लिए निमोनिक भी है। मैं वो निमोनिक से ही आपको याद भी करवाऊंगा, सिर्फ लिख के नहीं दिखाऊंगा, याद करवाऊंगा हाथों हाथ। कैसे करवाऊंगा वो बताता हूँ, जल्दी लिखते रहो। तो देखो, इसके पीछे इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप ऐसे देखो, एक न्यूमोनिक है बहुत ही सिंपल सा, कि केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है,
कौन है जी, आगे आओ पतीला लेके। तो देखो हुआ क्या, एक बड़े साहब गए गाड़ी वाड़ी लेके, अब बेटे पूरी की पूरी मतलब टौर में एकदम कुर्ता पजामा पहन के, और वो गए थे घूमने पहाड़ों पे। कहाँ गए, पहाड़ों पे, समझ लो केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ घूमने गए, ठीक है, दर्शन करने बाबा के, भोलेनाथ के। अब देखो, रास्ते में गाड़ी में उनको लगा भूख लगी थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा कि चलो यार एक काम करते हैं, यहाँ पास में जो भी होटल हो या ढाबा हो वहां उतर के खाना खाते हैं। और उसका एक ड्राइवर भी था साथ में, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, साहब थे ना, साहब थोड़ी गाड़ी चला रहे होंगे, ड्राइवर चला रहा होगा। अब ड्राइवर और वो उतरे, एक छोटे से ढाबे पे गए खाना खाने। अब उन्होंने आलू की सब्जी मंगवाई, ठीक है, रोटी के साथ। वो खाने लगी खाने लगी खाने लगी। थोड़ी देर बाद होता क्या है कि साहब को वो सब्जी पसंद नहीं आती, वो बोलते हैं यार ये क्या बना दिया है यार, ये क्या बना रखा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कोई टेस्ट नहीं है। अब देखो ड्राइवर एकदम से बोलता है, साहब जी मैं बताता हूँ क्या है। तो उसने कहा, केदारनाथ का माली आलू जरा तीखे पकाता है। तो साहब ने क्या रिप्लाई दिया, कौन है जी, आगे आओ पतीला लेके। मतलब बुलाओ यार उसको, कौन है, पतीला लेके आओ यार, क्या बना दिया ये, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर इस स्टोरी से, इस न्यूमोनिक से आपको मैं पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद करवा दूंगा। देखो केदार मतलब के, नाथ मतलब एन सोडियम, फिर का मतलब कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम। ये उसके साउंड से पहचानो। अब ये मत करो एम ए आ रहा है तो एम ए तो एम जी नहीं है, का आ रहा है कि ए आ रहा है तो कैल्शियम तो नहीं है। अरे आप वर्डिंग पे ध्यान मत दो, आप फीलिंग्स पे ध्यान दो। आपको वो वाली फीलिंग तो आ रही है ना, याद तो कर पा रहे हो, केदारनाथ का माली आलू जरा पीके पकाता है। जरा मतलब जेड एन, पीके मतलब है पी, पीबी मतलब पकाता है मतलब पीबी समझ लो, है मतलब हाइड्रोजन। अब देखो यहां से जो यहां तक है ना, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और इसके नीचे के जो आएंगे, इसके नीचे के जो आएंगे वो होंगे मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। और यहां पर जो आएंगे ना, यहां पर जो आएंगे ये होते हैं हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट। समझ गए। तो हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बारे में आप समझ गए। हाईली रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव कौन से होते हैं, जो एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और हाइड्रोजन, ये सब हो गए। लेस रिएक्टिव में ये सब हो गए, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटेनियम यानी कि सिल्वर, और एयू गोल्ड हो गया, यानी कि पीटी प्लेटिनम हो गया। तो ये सब हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हमेशा डिस्प्लेस कर देता है। ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज पूरी मैंने आपको याद करके बता दिया, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी ना रिएक्शंस देखने को मिलेगी, और अगर आप वो रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पोटेशियम। अब पोटेशियम के बारे में पढ़ो। पोटेशियम व्हेन एडेड टू वाटर, वही हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हम करने वाले हैं पहली बार पोटेशियम से, फिर बाद में दूसरे किसी एलिमेंट से करेंगे। पर पोटेशियम वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले इसको रखा है, ठीक है। इट मेल्ट्स एट 62 डिग्री सेल्सियस, मतलब 62 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये मेल्ट होता है। कितने पे, 62 62 डिग्री सेल्सियस पे। और क्या बनाता है, ग्रे सॉल्यूबल दैट डार्ट्स अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो होगा क्या, जब पोटेशियम को पानी में डाला, पोटेशियम एक एलिमेंट है, उसको पानी में डाला, ठीक है, अब वो क्या करेगा, पानी में फ्लोट करेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब वो मेल्ट करेगा 62 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब मुझे टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाना होगा जिससे कि वो मेल्ट कर जाए। और जैसे ही वो मेल्ट होने लगेगा वो सिल्वर के लिए सॉल्यूबल बनेगा, ग्लोब्यूल बनेगा, ठीक है। और उसमें से जो डर्ट होगा ना वो सरफेस पे रह जाएगा, पानी की सरफेस पे दिखेगा। अब वहां पर होगा क्या, रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखो 2K+2H2O गिव्स 2KOH+H2O, यहाँ हमने रिएक्शन की फॉर्म में देखा। तो देखो पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ना रिएक्टिव, आपको पता है पोटेशियम ज्यादा होता है ना, के ऊपर आता है, सबसे ऊपर आता है, बल्कि केदारनाथ वही। हाइड्रोजन तो मॉडरेट रिएक्टिव है, नीचे आता है। तो देखो K+H2O, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ बना लेगा KOH, ठीक है, और H2 गैस बाहर हो जाएगी। और यही तो हमें चाहिए थी, प्रोडक्ट तो हमारा मेन यही है ना। इट कैच फायर एंड बर्न्स विद अ लिलिया कलर्ड फ्लेम।
ये कलर्ड एक फ्लेम निकलने वाली है इसमें से, जब ये फायर को कैच कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये रिएक्टिव तो होता है, तो ये क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर सीन एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कलरलेस सोपी एंड अल्कलाइन। और होगा क्या, देखो जो हाइड्रोजन है ना, उसके अंदर बबल्स देखने को मिलेंगे, कैसे, सॉल्यूशन में, और वो कलरलेस और सोपी और अल्कलाइन होंगे। कॉशन, अब देखो कुछ हमें प्रिकॉशंस भी लेनी होगी, जैसे पोटेशियम रेयरली कैचेस फायर इन एयर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर वेपर, सो इट इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल एंड हैंडल्ड केयरफुली, डू नॉट टच इट विद योर हैंड, रेदर यूज अ पेयर ऑफ टंग्स। इसको क्या है कि हमें हाथ से टच नहीं करना होता, डू नॉट टच, कभी भी हाथ से टच मत करो, क्या करो, अपने हैंड से टच मत करो। क्यों, क्योंकि क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि पोटेशियम हो या सोडियम हो, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इसको किस में रखते हैं, कैरोसिन में। मैंने बताया था सोडियम के केस में भी, पोटेशियम के केस में भी यही होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस तो रखनी ही है। अब ये एक्सपेरिमेंट करने मत लग जाना, बहुत सारे खुराफाती बच्चे ऐसे होते हैं ना, अरे सर जी ने एक एक्सपेरिमेंट बता दिया, मैं करूंगा, मैं तो बहुत ही आज्ञाकारी हूं। अरे इतना भी आज्ञाकारी नहीं बनना भाई, नहीं करना है ये, कोई भी करने मत लग जाना, ये लैब में अगर आप करोगे तो सुपरविजन में करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़ने के लिए ठीक है, करने के लिए अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हो 9th क्लास में, ये मैं बता दूं। आप हाँ 11 12 थोड़े मेच्योर होके करो ये वाली काम। नेक्स्ट आता है सोडियम। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कुछ शरारती खुराफाती बच्चे होते हैं, महान लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम उठाएंगे और फेंक के मारेंगे वाटर में। उनको पता है क्या होने वाला है, उनको पता है कि क्या होगा, लेकिन वो जानबूझ के ये सारा करते हैं कि बस किसी भी तरीके से क्लास में माहौल बन जाए, मतलब एक एक्सप्लोड हो, एक एक्सप्लोजन हो जाए, और मैं बन जाऊं हीरो, मैं क्रिश बन जाऊं पूरा, ये सारे काम करके। ये वाले नहीं करने। सोडियम आपको पता है ना हाईली रिएक्टिव है, और इसको वाटर में डालते हैं तो एक्सप्लोड भी होता है ना, आपको पता है धमाका होता है हल्का सा। इट मेल्ट फॉर्मिंग अस, वही चीज है, देखो इसको भी जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले ही क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, फिर दोबारा से फर्दर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, 2 स्टेप होती है। यहाँ जनरली आप एक स्टेप में याद कर लो, Na+H2O लिखते हैं तो उसको लिखते हैं NaOH+H2O, NaOH+H2। एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सीबीएसई में क्लास 10th में आता है, उसमें हम सब में पढ़ते हैं मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर से। तो वहां पर भी हम पढ़ते थे कि जब मेटल को हम एसिड से कराते हैं या फिर वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर भी ये वाली रिएक्शंस आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। देखो इसके और सोडियम और पोटेशियम का केस लगभग लगभग सेम है, इसलिए आप ऐसे ही समझ सकते हो। बस वहां KOH बन रहा था, यहाँ NaOH बन रहा है, वहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यहाँ पर भी वही वाला केस है, इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद अ गोल्डन फ्लो, गोल्डन येलो फ्लेम। यहाँ पर कलर देख लो, कलर अलग हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, कलर अलग हो जाएगा, गोल्डन येलो फ्लेम बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कैल्शियम, ये भी हमारा हाईली रिएक्टिव होता है। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट, ठीक है ना। अब कैल्शियम की जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कैल्शियम की, कि ये वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा। और कैल्शियम की जो जो प्रॉपर्टी है वाटर के साथ, कैल्शियम थोड़ा सा सिंक करता है, क्या करता है, सिंक करता है, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो बबल मिलेंगे ना हाइड्रोजन के, जब इसको लिबरेट करेंगे, वहां तो हमें पॉपअप साउंड मिल रहा था, यहाँ पर हमें बबल्स देखने को मिलेंगे, जैसे हम कैल्शियम को पानी में डालेंगे हल्के हल्के बबल्स देखने पड़ेंगे, और वो बबल्स हाइड्रोजन के होंगे, किसके होंगे, हाइड्रोजन के, ऐसे समझ लो। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा, टर्बाइड हो जाएगा और एल्केलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ हॉट वाटर ऑन मेटल्स, एक्शन ऑफ हॉट वाटर ऑन मेटल्स। अब गर्म पानी का क्या एक्शन होगा मेटल्स के ऊपर, ये आपको समझना है। तो देखो सिंपल सी बात है, मेटल जो है ना वो स्लोली स्लोली रिएक्ट करते हैं बॉइलिंग वाटर से। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा पर स्लोली स्लोली मैग्नीशियम करेगा। मैग्नीशियम क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, आपको पता है ना, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज यार आपको करवा दिया, अब तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ देख लो, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, तो रिएक्टिव तो है बट पोटेशियम सोडियम कैल्शियम से कम है, ये आपको याद रखना है। इसलिए कह रहा हूँ ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, बहुत सारी चीजें इसी से क्लियर होगी। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, ये एकदम से एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करेगा पोटेशियम और सोडियम की तरह, लेकिन रिएक्ट तो करेगा। तो ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वही मेटल हाइड्रोक्साइड,
यानी जिसमें भी OH आता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आप कहोगे सर वहां NaOH KOH बन रहा था, यहाँ ऐसा क्यों बन रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में? क्योंकि देखो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है, आपको पता ही होगा। अरे तो वैलेंस, अभी एकदम मैंने रैप कर दिया लग रहा है, एकदम से वो बोलता ही गया बोलता ही गया बोलता ही गया। वैसे मेरा फ्यूचर करियर मुझे लगता है अगर मैं टीचर नहीं होता तो फिर मैं रैपर बन जाता, मुझे लग रहा है अभी जिस तरीके से मैंने रैप किया है। आप कमेंट में लिख के बताना है कि सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद एन इंटेंसिव व्हाइट लाइट लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस एंड व्हाइट एश। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या बन गया, MgO प्लस H2। MgO प्लस H2 ये बन जाएगा। समझ आ रही है? अरे दिक्कत हो रहा है क्या? बहुत बच्चों को दिक्कत होती है वैसे इसमें, कोई देखो शर्म की बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसमें कोई शर्म नहीं है। देखो हो सकता है किसी किसी का IQ, किसी किसी का माइंड बहुत शार्प होता है, हर किसी का वैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी खुद को कम नहीं समझना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, है ना, करवा चुका हूँ ना। ये एक्टिविटी नहीं है, रिएक्टिविटी है वैसे, यहाँ रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो पता है ना। बेस्ड ऑन रिएक्शन विद वाटर मेटल्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और वो क्या होता है वो हमें पता है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हाइड्रोजन दो इज अ नॉन मेटल, इट इज इंक्लूडेड इन द सीरीज बिकॉज इट कैन फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। अब हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है तो ये मेटल की सीरीज में क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखो ये भी कैटायन बनाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी मेटल की शो कर सकता है लेकिन मेटल नहीं है। क्योंकि ये क्या बनाता है, कैटायन, किन की तरह, मेटल की तरह। जैसे मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना कैटायन बनाने की, आपको पता ही होगा। तो ये भी हमारा क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। तो ये भी हमारा एक तरीके से इस सीरीज में लिया जाता है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है हाइड्रोजन का डाइल्यूट एसिड के साथ। अब ये वाला केस बहुत ज्यादा आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता है ना क्या होती है, जब कोई हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। हमेशा क्या कहते हैं, हाई रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही करता है, हमेशा याद रखो। अब इसको थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लो। हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद सम मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ होता क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस किससे होता है, डाइल्यूट एसिड से, जब वो मेटल से रिएक्ट करता है। और वो मेटल जो होना चाहिए वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब दिखा दूंगा। समझ गए? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि मैग्नीशियम ज्यादा होता है कि ये बताओ हाइड्रोजन ज्यादा होता है? यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन अलग। और ये प्रिपरेशन भी तो हो गई, हाइड्रोजन भी तो बन गया एक तरीके से। हालांकि ये प्रिपरेशन नहीं है पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, बस इतना ध्यान रखो। अब जैसे इससे ज्यादा तो हमारा जिंक भी होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। जिंक प्लस H2SO4 करोगे तब भी एक ही काम होगा। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस मारेगा, ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन बाहर। बस यही होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी को आप एक बार पढ़ लो। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, देखो लाइन को ध्यान से पढ़ो, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। और यहां पर मैंने दिखा दिया, ये देखो एग्जाम्पल में कि क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बट इन द केस ऑफ मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर सिल्वर एक्सेट्रा, दिस डज नॉट हैपन। Magnesium, aluminum, zinc, and iron react with dilute HCl or dilute H2SO4, liberating hydrogen and forming their respective salts. Respective salts. In the laboratory preparation of hydrogen, zinc is the most preferred metal. अब अगर मैं कभी भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो जिंक जो है हमारा सबसे प्रिफर्ड मेटल है। अदर मेटल्स आर नॉट यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों नहीं करते दूसरे? क्योंकि देखो सोडियम और पोटेशियम क्या है, वो तो डायरेक्टली एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, वो तो रिएक्ट ही करेगा या नहीं करेगा उसकी भी कंडीशन है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है।
अब देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, वो एक्सपेंसिव है। वो क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे हमें, इतने महंगे चाहिए नहीं। और सोडियम और पोटेशियम के केस में वायलेंटली वाला केस आ गया, ठीक है ना। उसमें हमें देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देख के चलनी है। एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा Al2O3। तो उसके केस में हमें फिर कोटिंग का देखना होगा, ठीक है। आयरन के केस में हम क्या करते हैं, आयरन के केस में हमें हीट करना होता है, क्योंकि देखो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, आपको पता है ना, 1540 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आप पढ़ लो, ठीक है एक बार। जैसे यहाँ पर है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद एसिड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सपेंसिव, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स आर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ Al2O3 ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी। अब क्या है कि एल्यूमिनियम की ग्रेट एफिनिटी है तो Al2O3 बन जाएगा, मैंने बताया नहीं, प्रोटेक्टिव कोटिंग रहती है। Iron has to be heated, but the hydrogen thus produced contains impurities like hydrogen sulfide and sulfur dioxide, ठीक है। Next, lead reacts with dilute sulfuric acid or hydrochloric acid and forms an insoluble coating of lead sulfate or lead chloride. Therefore, further reaction is prevented. Next, hydrogen cannot be prepared from metal that are below in the activity series of metals such as copper and mercury, since only metals that are more reactive than hydrogen can displace from acids. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चलो। अब कुछ हम लेबोरेटरी प्रिपरेशंस देखने वाले हैं हाइड्रोजन की, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से हम देख लेंगे, इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं मारना है, बस ये है कि हमें समझ आ जाए, ठीक है। मैं आपको लेबोरेटरी में कैसे बनता है हाइड्रोजन ये बता दूं। अब ये एक्सपेरिमेंट जाके मत करने लग जाना, बहुत सारे जाएंगे अरे सर मैं करूंगा हाइड्रोजन का, मैं बनाऊंगा हाइड्रोजन। तो बहुत सारे ऐसे बेवकूफ बच्चे भी होंगे जो खुद से ही लेबोरेटरी में जाके अरे मैं कर दूंगा एक्सपेरिमेंट। भाई अभी आप 9th क्लास में हो, आप 14-15 साल के हो, थोड़ी तो शर्म करो। अरे अभी आप एक्सपेरिमेंट करने लायक नहीं हुए हो, अभी आप एक्सपेरिमेंट देखने लायक हो। हाँ थोड़े बड़े होगे तो आप एक्सपेरिमेंट कर भी लोगे। लेकिन कुछ कुछ जीनियस है, महाजीनियस है, वो क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन जाके एक्सपेरिमेंट करना है लैब में। तो ऐसे भी बच्चे हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये सारी चीजों को आप इमेजिन तो कर ही सकते हो, आप खुद नहीं कर सकते, इमेजिन कर लो। ये देखो मैं पिक्चर लाया हूँ इमेजिन करने के लिए, बहुत मेहनत से करता हूँ ये सारे काम मैं। देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक एक डिलीवरी ट्यूब देखने को मिल रही है, ये देखिए ना डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर एक पनल लगा है जिसके अंदर हमने जिंक के पीसीस डाल दिए, क्या डाल दिए, जिंक के पीसीस डाल दिए। और यहाँ पर इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर मैंने एक और चीज भर दी, क्या, HCl, जो कि हमारा एक एसिड है, पता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और यहाँ हम डाइल्यूट HCl रखेंगे। डाइल्यूट HCl का मतलब पानी ज्यादा एसिड कम, मतलब इतने पानी में हल्का सा एसिड डालेंगे तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl डाल देंगे, ठीक है। तो जिंक भी इसके अंदर मिक्स है, होगा क्या, HCl और जिंक की रिएक्शन होगी, वही रिएक्शन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, Zn प्लस HCl। तो होगा क्या, देखो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस मारेगा और क्या बनाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अब यहाँ ZnCl क्यों नहीं बना, ZnCl2 क्यों बना, वैलेंसी वाला पार्ट है ना यार। Zn की वैलेंसी +2, Cl की -1, कंपाउंड बनाना तो आपको आता ही है, क्या बन जाएगा, 2:1 का रेशियो ZnCl2, बस यहाँ 2:1 का रेशियो होता ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, ZnCl2। और बाकी क्या बनेगा, हाइड्रोजन। फिर बैलेंस कर दिया, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करनी आपको आती है। नेक्स्ट, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, Zn प्लस H2SO4 में भी क्या होता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ये दोनों चीजें मैं बता चुका हूँ पहले ही, तो ये वाली प्रिपरेशन है। इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ो एक बार। जैसे यहाँ हम लेते हैं ग्रेन्युलेटेड जिंक, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोसीजर में देखो, place some pieces of granulated zinc in a flat bottom flask fitted with an airtight work two holes. Though one hole pass a thistle funnel with a long stem provided with a stopper, and though the other a long delivery tube. अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वैसे तो आपको कर लेना चाहिए यार, ये तो देखते ही टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर ये भी आपसे नहीं होता तो यार वी आर नॉट द सेम। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट गिव हाइड्रोजन विद एसिड्स, मतलब यहां पूछ रहे हैं कि कौन सा एसिड नहीं दे पाएगा डाइल्यूट एसिड से जब हम रिएक्ट कराएंगे। तो अभी मैंने बताया जैसे Zn है, तो ये एसिड से जब भी रिएक्ट करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन बनाता है, बिल्कुल बनाता है। मैं सबका बता देता हूँ। ऐसी अगर मैं मैग्नीशियम के केस में देखूं, क्या ये बनाएगा, सेम टू सेम ये भी बना देगा।
मैं चाहता तो डायरेक्टली आंसर बता देता कौन कम रिएक्टिव है, लेकिन मैं आपको देखो पूरा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फेरस के केस में देखो मैं एक ही एसिड लेके चल रहा हूँ H2SO4, और कोई सा नहीं ले रहा, तो ये भी बना लेगा फेरस सल्फेट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब मैंने लिया कॉपर। क्या लिया? कॉपर। क्या कॉपर यहाँ पर रिएक्ट करेगा? क्या ये इसको डिस्प्लेस मार पाएगा? नहीं रे बाबा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अरे मैंने बताया था कॉपर तो लेस रिएक्टिव में आता है ना। कौन है जी? आगे आओ। हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, तो यानी कि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। चलो, आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया कॉपर। नेक्स्ट आता है, जिंक ग्रेनुअल्स आर प्रिफर्ड फॉर द रिएक्शन ओवर प्योर जिंक बिकॉज द इम्प्योरिटी प्रेजेंटेड इन ग्रेनुलेटेड जिंक इज कॉपर। अब कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है? वर्चुअली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। और ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स एन एक्सपेंसिव एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इवन दो इट इज लाइटर देन इट। ठीक है, तो यहां पर एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनता है एयर का, जो कि क्या होता है? दिस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में हमें देखने को मिलता है, और वो बहुत ही हल्का होता है। नेक्स्ट इट राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। जब आयरन रिएक्ट करेगा HCl से, आप ये बताना पड़ेगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अब ये वाला तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। फेरस यानी Fe की HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। ये आप बताओगे। जिंक रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा से तो क्या होगा? बहुत इजी है, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, NaOH। ठीक है, ये आप बताओगे, लेकिन आपको बताना होगा। और लेड रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या होगा? देखो, लेड मतलब Pb, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या होगा? एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ये सारी की सारी रिएक्शन, चलो अभी करो, अभी करो, मैं 2 मिनट देता हूँ, चलो जल्दी से। सब कुछ रोक के आपको ये करना होगा, सॉल्व करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा मैं। चलो, होमवर्क है ये तो, खैर इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो, ये तो होमवर्क देने की भी जरूरत नहीं है, तो बहुत ईजी है। इन सबको बता दो, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता ही है, उसके बेसिस पे करना है। तो देखो, आयरन दिया है, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, जिंक दिया है, कैल्शियम दिया है। सबसे ज्यादा जो हमारा रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा? सोडियम होगा। तो सोडियम को तो सबसे बाद में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना ना। फिर उसके बाद कौन होता है कम में? सोडियम के बाद यहाँ जो मुझे दिख रहा है, केदारनाथ का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम आ गया। फिर आ गया माली, मैग्नीशियम, पोटेशियम दिया नहीं वरना वो होता। केदारनाथ का माली, आलू जरा, जरा मतलब Zn। एल्यूमिनियम तो नहीं दिया, नहीं दिया। जरा, पीके, पीके मतलब Fe, पकाता है। और हो गए बस 1 2 3 4 5, 5 ही थे ना, 1 2 3 4 5, तो बस ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। आयरन, फिर जिंक, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, और फिर सोडियम। ठीक है ना? ये एक्टिविटी सीरीज से आ गई ना ये वाली चीज। चलो, नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट विद हाइड्रोजन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाइड्रोजन एकदम प्योर मिले हमें कभी भी। अकेरेंस में हम पढ़ते थे, जब भी मेटल का अकेरेंस पढ़े, कार्बन का अकेरेंस पढ़े, तो देखो 100% प्योर तो हमें कभी भी कोई चीज नहीं मिलती है। तो कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज रही होगी ना। हाइड्रोजन भी जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 100% प्योर मिलेगा? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो इसमें भी हमें इम्प्योरिटीज तो मिलती होगी।
अब वो इम्प्योरिटीज कैसी मिलेगी, किस फॉर्म में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, वही हम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें मेन मेन जो मैं बताऊं, देखो सबसे पहली बात तो वाटर से रिएक्ट करवाते हैं मेटल का, तभी तो हमें हाइड्रोजन मिलता है, या डाइल्यूट एसिड से करवा रहे हैं, वहां पर भी हमारा वाटर आ रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर तो मिलेगी मिलेगी इम्प्योरिटीज के रूप में, ये दोनों तो फिक्स कर लो। कुछ अलग भी मिलते हैं, जैसे अगर मैं H2SO4 लेके चल रहा हूँ तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मुझे इम्प्योरिटी मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मुझे मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेन रहती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर वेपर से, ये चार तो याद करके चलो, ये चार आपको याद करने हैं। अब कई जगह हम ना एसिड में HNO3 नाइट्रिक एसिड भी ले लेते हैं, तो हमें वहां पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी मिलता है, या H3PO4 मिलते हैं तो फॉस्फीन मिलती है। तो ये सब हमें याद करके चलना है। impurities कैन बी रिमूवल बाय हाइड्रोजन बाय पासिंग थ्रू इट। अब वो कैसे रिमूव करेंगे उसके लिए भी बताया, देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसमें हम देखो ये यूज करते हैं एरिसिन एंड फॉस्फीन निकालने के लिए, यानी PS3 निकालने के लिए। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की इंप्योरिटी को निकालने के लिए। कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, ये वाली इंप्योरिटीज को, हर तरह की इंप्योरिटीज निकालने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन यूज कर जा रहा है। ठीक है ना। अब एक आता है हमारा टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें से कई बार ना 1 या 2 नंबर का वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में से आता है, तो इसको एक बार पढ़ लो। इसमें बॉश प्रोसेस जो है ना, वो बस पढ़ लेना, उतना काफी है। पहले तो ये पढ़ो, हाइड्रोजन इज कंबशिबल बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। हाइड्रोजन कंबशबल है लेकिन ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये साइलेंटली एयर से रिएक्शन कर लेता है, साइलेंटली इन एयर और ऑक्सीजन विद अ पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग वाटर। तो ये करता क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, वाटर बनाता है। तो आपको पता है ना H2+O2 क्या बनता है, H2O वाटर बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। अब एक मैन्युफैक्चरर ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग वाटर, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अब कुछ मैन्युफैक्चरिंग आप पढ़ो, जैसे बोस प्रोसेस आता है। अब इसमें कुछ स्टेप है, आपको बेसिकली 2 स्टेप हमेशा याद रखने हैं। पहला स्टेप जो होता है, वो स्टीम जब पास कराई जाती है हॉट कोक में, कोक पता है ना कार्बन का होता है, ये तो आपको पता है ना। तो ये सारे केस फर्नेस में हम करेंगे, एक स्पेशल टाइप का फर्नेस लेते हैं, यानी कार्बन की सीधी सीधी रिएक्शन, स्टीम क्या है वाटर वेपर है, तो कार्बन की रिएक्शन हम सीधे सीधे वाटर से करा रहे हैं, एक तरीके से ऐसे समझो C+H2O क्या बनेगा। ये तो मुझे भी पता है कि एक तो वाटर ही मिल जाएगा और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही खतरनाक गैस होती है वो बनती है। कौन सी, जहरीली गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अब फिर सेकंड प्रोसेस में हम उसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करवाते हैं तो क्या मिलता है, तो क्या मिलता है जल्दी बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड की जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे, फिर से दोबारा वाटर से फिर से फर्दर रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 मिल जाएगी। ठीक है, और एक और प्रोडक्ट ये मिलता है। जैसे यहाँ पर पहला स्टेप है, स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक इन फर्नेस ऑफ अ स्पेशल डिजाइन कॉल्ड कन्वर्टर्स गिविंग वाटर गैस, गिविंग वाटर गैस, जो कि हमारी होती है CO+H2O। क्या होती है, CO+H2O। ठीक है, यहाँ पर मिल गई। अब वाटर गैस इज मिक्सड विद एक्सेस स्टीम एंड पास्ड ओवर हीटेड फेरिक ऑक्साइड which acts as a catalyst and chromic oxide Cr2O3 which act as a promoter. The reaction is endothermic। जैसे यहाँ पर देखो CO+H2O gives CO2+H2। इसको एक बार चेक करो, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट पानी पी के आता हूँ फिर बताता हूँ। मेरा शक सही था, यहाँ मुझे लग भी रहा था कि यहाँ CO+H2 लिखा है, यहाँ क्यों H2O लिखा है, ये गलत है, CO+H2 ही तो होगा। अब ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, वो कोई नहीं, आप ठीक कर लो, ठीक है ना, आप ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो जनरली हुआ क्या, यहाँ पर देखो पहला स्टेप तो बहुत क्लियर था, हमें वाटर गैस मिली। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो वाटर गैस है उसको मिक्स कर रहे हैं फिर से दोबारा से एक्सेस स्टीम से, क्योंकि स्टीम बहुत ज्यादा है तो वो उससे फर्दर रिएक्ट करती रहेगी जो गैस बनेगी, और वो पास कराएंगे किससे, हीटेड फेरिक ऑक्साइड से, विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड, ये याद रखना है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3। फिर क्रोमिक ऑक्साइड जो होती है हमारी Cr2O3 ये हमारी एक प्रमोटर होती है, यानी कि ये उसको जो हमारी रिएक्शन हो रही है उसको और प्रमोट कर रहा है। ठीक है, एंड द रिएक्शन इज
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, हीट मिलती है। तो यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं ना, स्टीम दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं एक तरीके से। बन क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 बन जाएगा। 2H2 कैसे हो गए, देखो एक H2 ये, एक H2 ये। अब एक केमिकल प्रॉपर्टीज का सेशन देखते हैं। सिंपली आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी नहीं समझाऊंगा, इसको हम जल्दी से देख लेंगे एकदम, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। जैसे रिएक्शन विद हेलोजन, अब हाइड्रोजन की जैसे मैं हेलोजन से रिएक्शन करा रहा हूँ, यहाँ H2 का मतलब है क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले रहा हूँ। जैसे मैं क्लोरीन से करा दूं, ब्रोमीन से करा दूं, क्लोरीन से करा दूं, एक ही बात है। क्या बनेगा, एसिड बनेगा HX, यानी कि या तो HCl बन रहा होगा, या HBr बन रहा होगा, या HI बन रहा होगा, या HF बन रहा होगा, कुछ भी है। ठीक है ना। सेकंड है कंबशन। कंबशन रिएक्शन क्या है, कंबशन का मतलब है इट टर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम। ये क्या बनाता है, एकदम पेल ब्लू फ्लेम बनाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, वाटर। ये तो हमें भी पता है यार, कंबशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो। इस केस में सिर्फ और सिर्फ वाटर बनता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कराएंगे। अब देखो N2 से जैसी हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, क्या बना, NH3। ये हमारा बन गया क्या, अमोनिया बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक है, बाद में इसको हमने बैलेंस भी कर लिया। यहाँ पर कैटलिस्ट लिया था हमने फेरस। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, फिर से वाटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर हमने हाई रखा है लेकिन 970 केल्विन। अब आप कहोगे ये और ये सेम ही तो है, लेकिन ये थोड़ा सा देखो, ये कंबशन वाला पार्ट आ रहा है। यहाँ पर हमें जो वाटर मिल रहा है वो लिक्विड गैस में मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है। और यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो वो गैसियस फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है ना। फर्क क्या, फर्क किस चीज का है, टेम्परेचर का है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल्स। अब रिएक्शन विद मेटल्स में क्या करते हैं हम, कोई भी मेटल लेंगे उसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से। ये तो मैं पहले भी दिखा चुका हूं वैसे आपको, मेटल हाइड्राइड बनता है। जैसे अगर मैं सोडियम लेता तो NaH बनता। जैसे यहाँ कैल्शियम की रिएक्शन कराई तो क्या बना, CH2। सपोज करो अगर मैं सोडियम की रिएक्शन करवा दूं हाइड्रोजन से, ठीक है, तो क्या बनता हमारा, सोडियम हाइड्राइड बनता, यानी NaH बनता। इसको बैलेंस कर दो, ठीक है ना, तो ये बनता। मैग्नीशियम की कराता MgS2 बनता। तो मेटल्स लाइक प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल फॉर्म इंटरस्टेटियल हाइड्राइड्स बाय एब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सच वॉल्यूम्स इज कॉल्ड ओक्यूलेट हाइड्रोजन। इतना वैसे डीप में आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना रिएक्शन याद रखो। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन किसी मेटेलिक ऑक्साइड से कराएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड यानी मेटल की ऑक्साइड, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है, या फिर सोडियम ऑक्साइड है Na2O, या पोटेशियम ऑक्साइड है, किसी से भी करवाएंगे तो क्या होगा, एक चीज फिक्स है कि वाटर बाहर निकलेगा, एक चीज तो फिक्स है कि वाटर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो Fe3O4 की कराई 4H2 से तो 3Fe प्लस 4H2O, कॉपर ऑक्साइड की H2 से कराई तो कॉपर प्लस H2O, तो दोनों केस में क्या मिला, वाटर बाहर निकला। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो बस आई थिंक हो गया, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, और फटाफट से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। तो ये मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हुआ, अरे मैं एक्सपर्ट हूँ यार, तुम समझो यार, मैं सब कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरा नहीं समझ पा रहे हो टैलेंट, कोई बात नहीं, लेकिन आई नो माई वर्थ। और मैं हमेशा समझता हूँ, अ पर्सन who डोंट नो अबाउट हिज वर्थ, ही इज यूजलेस। जिसको अपनी वर्थ नहीं पता ना, वो फिर किसी काम का नहीं है। हर किसी को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं आपको भी अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या हो, आपको अपनी इंपॉर्टेंस खुद करनी होगी, तब दुनिया आपकी इंपॉर्टेंस करेगी। जब तक आप खुद की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये एक कड़वा सच है। जब तक आप खुद की इंपॉर्टेंस नहीं रखोगे, तब तक कोई और आपकी इंपॉर्टेंस क्यों रखेगा, बताओ जल्दी, है ना। खैर फिलहाल ये सब छोड़ते हैं। तो हमने इस पूरे चैप्टर को अब खत्म कर दिया है। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है एकदम। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा चैप्टर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे के सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन कर लेंगे, और आपकी तैयारी पे चार चांद लगा देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक, अरे हाँ एक चीज और, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाओ
टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेगी, क्वेश्चंस आंसर और ये शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।